बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जहाँ जहाँ भी होंगे। मैं हूँ मुदस्सिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं आगा टॉक्स ऑफिशियल। आज फिर से पेश खिदमत हूँ और दोबारा इधर स्टूडियो में आया हूँ मैं आगा लोधी साहब से मिलने के लिए और इनके लिए चंद सवालात तैयार करके लाया हूँ मैं, जो कि मैं इनसे पूछूंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा। और आप लोगों ने अपने कमेंट्स में ज़रूर इस चीज़ को बताना है हमें कि आप लोगों को मेरे इनसे पूछे गए सवालात किस तरह लगे। तो मैं यहाँ पे आज आया था आगा लोधी साहब के पास कुछ सवालात पूछने, जो कि मैंने तैयार किए हैं, जिसमें से काफ़ी तंदोतेज़ सवालात भी हैं और नॉर्मल सवालात भी हैं। क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक मैं इनको बहुत हद तक जानता था, लेकिन ये सवालात जब मैं इनसे करूँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं इनको अभी भी नहीं जानता और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो बगैर किसी देर के अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपको आगा लोधी साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। तबीयत सेहत कैसी है अब आपकी? तबीयत सेहत तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरी ठीक नहीं है, हम्म, लेकिन आप अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ चलते भी हैं, आते जाते भी हैं। हम्म। तो मैंने अपनी दुख तकलीफ बलाए ताब रखते हुए आपके साथ आ गया हूँ। अब जो सलूक आप करें मैं हाजिर खिदमत हूँ। ये नाजरीन इनकी मेहरबानी है बहुत बहुत कि ये मेरे एक कहने पर आ गए हैं। हालांकि ये काफ़ी तकलीफ़ में हैं, थोड़े से अलील हैं। अल्लाह ताला इनको जल्द सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने सवालात आगा साहब से और आगा साहब से जानते हैं उनके जवाब। आगा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप लाहौर कब आए हैं और आपने तालीम कितनी हासिल की है एक्चुअली? मैं लाहौर में तो आया हूँ तकरीबन 4 साल की उम्र में। ठीक है। तो तालीम का जो मेरा आगाज़ हुआ है वो लाहौर से ही हुआ है और मैंने बीए भी लाहौर से किया और है। आपकी पैदाइश कहाँ की है? ये आपका पहला सवाल होना चाहिए था, ये आपने दूसरा कर दिया है। तो मेरी जो पैदाइश है, मैं पंजाब और बलूचिस्तान का सरहदी इलाका है, हम्म, डेरा गाजी खान, वहाँ की मेरी पैदाइश है। हम्म। वहाँ का एक कारपोरेशन, जैसे यहाँ लाहौर में टाउन हॉल है, जी इसी जी। तरह सेंटर है डेरा गाजी खान का, उसको कमेटी गुलाई या कमेटी चौक कहते हैं। अच्छा। वहाँ हमारा आबाई घर था, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और उसके बाद 4 साल की उम्र में मैं लाहौर आया हूँ। यानी कि बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है? जी, आप जन्मभूमि कह लें, जन्म स्थान कह लें, या आबाई पैदाइश का मुकाम कह लें। मुकाम कह ठीक लें, है। तो हमारा वही है। लेकिन जो परवरिश हुई, पला बड़ा, यूं से कह लें कि 74 से लेके आज 2026 है, तो 52 साल हो गए हैं मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ। सही, बेहतर। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आप या लाहौर में किस कॉलेज से और किस स्कूल से पढ़े हैं? देखें जी, ये एक बड़ी दर्द भरी स्टोरी है। इसका मैं पहले भी आपके सामने वीलॉगों में भी कह चुका हूँ। आपने अगर सवाल किया है तो मैं आपको उसका जवाब दिए देता हूँ। मैंने यहाँ आके, मेरे एक मामू थे जफ़र लोधी साहब, वो हमें लाहौर लाए। अच्छा। मैं उनके पास रहा, हम्म, माँ बाप से दूर रहा। हम्म, तो 4 साल की उम्र में आया, वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। अपने उनका होलसेल का बिजनेस था, वहाँ उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया। पहले रामगली स्कूल में मुझे उन्होंने दाखिल करवाया, वहाँ मैं पढ़ता रहा। फिर हालात बदले, मेरा भाई मुझे लाहौर ले आया, इधर राजगढ़ ले आया। यहाँ आके एक अल तदरीस स्कूल हुआ करता था, मैंने वहाँ से 5वीं पास की। वहाँ से मैं चला गया गवर्नमेंट चुबुर्जी गार्डन हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैं टॉपर रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक के बाद जीसी कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था नवाज भट्ट, जो मेरे साथ कॉलेज भी रहा, वो कराची चला गया। उसकी वजह से मैंने उसको, जीसी को छोड़कर एमए कॉलेज में एडमिशन लिया नॉन मेडिकल में। तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुझे अपनी जो नॉन मेडिकल की तालीम थी वो मैं मुसलसल जारी नहीं रख सका। फिर मैंने स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स से बीए किया। ठीक है, यानी आपने नॉर्मल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में किया अपना? जी जी। ठीक हो गया। तो कॉलेज यूनियन में आप कैसे फिर एंटर हो गए?
तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो मेरा दोस्त था, अल्लाह उससे सेहत तंदुरुस्ती अता करे, वो बसंत के मौके पर लाहौर ही आ रहा है, तो हम्म। काफ़ी अरसे बाद आ रहा है मेरे पास ही। वो बसंत मनाएगा विद फैमिली। अब तो वो नाना दादा होने के करीब है। हम्म। तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी। एमएसएफ के एक नौजवान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, रफ़ीक बेग के साथ। हम्म। उसकी वजह से, मैं तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, मैं एनसीसी भी में था, वो कर रहा था, एनसीसी के पेपर दे रहा था, जब उसके ऊपर एक केस हुआ। वो मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, वो चला गया जी जी। और उसके बाद मैं फोकस हो गया उस वक्त की तंजीम की नज़रों में। और हालात ऐसे हुए कि आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद वहाँ का लीडर हुआ, एमएसएफ एमओ कॉलेज का प्रेसिडेंट, लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर डिवीजन का हुआ। और एक वक्त भी ऐसा आया कि मुझे भी बुलेट्स लगी और मैं डेथ बेड पे था। ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले जी कुछ वीलॉग में बात करेंगे। अगर अवाम ने हमें इसमें दिलचस्पी दिखाई तो हम इसमें दोबारा बातचीत जरूर करेंगे। तो अदब से भी आपका ताल्लुक है, और अदबी मामले से आपकी क्या वो है, यानी आपने क्या उसमें किया है? देखें, मैं शुरू से ही इलिटरेट था। ठीक है। मैंने प्रोफेशनल पेंटर आर्टिस्ट भी रहा हूँ। हम्म। मैंने बुक बाइंडिंग भी की है। मैंने अपनी तालीम को जारी और सारी रखने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। तो उसके लिए मैं हर वो काम करता रहा हूँ। मेरी ये कोशिश होती थी, मेरी ये ख्वाहिश होती थी, अगर वो बंदा ये काम कर रहा है तो मैं भी करके देखूँ। ठीक। तो मैंने जो शेर व शायरी का आगाज़ किया वो मैंने 8वीं क्लास से शुरू किया। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और एक दफ़ा मैं किसी घर में खड़ा हुआ था, चूँकि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो मिस्त्री जो था वहाँ मुझे कह रहा था, आगा साहब वो जनाब मैनू वेख के बुआ बंद कर लेंदी है, मैं इनू किवें मनावां। तो मैंने वहाँ चंद मिसरे बोले कि दिला अखां दे रस्ते सजना नू ए समझाया कर, दिला अखां दे रस्ते सजना नू ए समझाया कर, असां इश्क समंदरे डुब गए हाँ, सानू इन्ना ना तरसाया कर, इंज गुस्से नाल ना तकिया कर, ना बुआ मार के जाया कर, असा प्यासे तेरी दीद दे हाँ, कदी हंस के प्यास बुझाया कर। ये मैंने जब वो बोला तो उस घर में एक बच्ची रहती थी, वो निकली बाहर, उसने कहा अंकल ये आप किसका पढ़ रहे हैं? मैंने कहा मैं किसी का नहीं पढ़ रहा, ये तो इसने मुझसे पूछा है तो मैंने फिल बदी कहा है जी। उस हवाले से फिर उसने कहा जी आप पहले कभी लिखते रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं तो लिख लिख के फेंकता रहा हूँ। उस बच्ची ने मुझसे चीज़ें ली, उसको सेट किया, फिर मैंने उसको आगे लेकर गया, एक जगह लेकर गया तो उन्होंने फेंक दिया, कहता ये नहीं है। फिर मुसवदा किसी और को दिया, उन्होंने देखा, समझा, सेट किया। फिर एक किताब मेरी आई, पहली मेरी जो किताब थी वो दर्द का दरिया थी, फिर दूसरी मेरी आई दिल अखां दे रस्ते। तो वो मैंने ये सारी किताब, तीसरी भी मेरी है, मैं जिसका था उसी का हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और सवाल जो कि काफ़ी तजस्सुस पैदा करता है मेरे जहन में अक्सर, कि जब आप तलबा सियासत में रहे, यूनियन साजी में भी रहे, उसके बाद आप अचानक रूपोश हो गए। नहीं, मैं उसकी वजह क्या थी? मैं रूपोश नहीं, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत नासाज है, नहीं, आप कोई मुझे मसला लेके आए हैं। कोई मसला नहीं है। तो बात ये है कि मैं रूपोश नहीं हुआ, कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे 16 जो बुलेट्स लगी, गोलियां लगी, मैं डेथ बेड पर रहा 3-4 साल। उससे पहले भी मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे घर पे हुआ है। वो अपने ही भाई थे, दोस्त थे, सना गुजर और निसार गुजर, वो करके गए थे फायरिंग। उसके बाद जिन्होंने मेरे ऊपर की, उसकी साजिश में कौन मुलव्वस था वो भी मुझे इल्म है। वो सारा कुछ मैं वक्त के साथ साथ आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि कौल उमर है कि राज एक जिंदगी है, अगर हलक के नीचे है तो जिंदगी है, अगर हलक से बाहर है तो मौत है। तो वक्त के साथ जब जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीजें मैं साथ लाऊंगा, इसलिए मैं रूपोश। अच्छा, अगर साहब मेरा आपसे अगला सवाल कुछ सियासत के मौजू पर है, कि आपने जो आप अपने इलाके में सियासत भी करते रहे, आप काफ़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हैं, आपने इसमें पहली दफ़ा कदम कब रखा या किस तरह आए आप इसमें? मैं तकरीबन सबसे पहले 90 की दहाई में मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया।
तो उस वक्त जो थे मलिक निसार साहब थे, गवर्नमेंट एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के, वो आए मेरे पास कि बेटा अभी तुम्हारी बारी नहीं है, अभी ऐसा करो, फ़खर अली भट्टी जो है ना वो आपकी जगह इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, आप विड्रॉ कर लें। तो मैंने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद भी मैंने कई दफ़ा ट्राई की तो मुझे हमेशा कॉर्नर किया गया। अपनी पार्टी में रहा हूँ, मुस्लिम लीग में, नून में रहा, उन्होंने कॉर्नर किया तो मैं चुप करके बर्दाश्त करता रहा। फिर एक वक्त आया मुशर्रफ दौर का, फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे इंतखाबी निशान घड़ा मिला, मैंने रात की तारीकी में विन किया और सुबह के उजाले में जो होता है फिर मुझे हरा दिया गया। यहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। उसके बाद मैंने चेयरमैन के भी इलेक्शन लड़े, वाइस चेयरमैन के भी लड़े। 2018 में भी मैंने MPA का इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसमें मेरा जो इंतखाबी निशान था वो सूरजमुखी का फूल था। और जो अब 2024 में हुए हैं उसमें मेरा कमल का फूल था। 2018 में मेरे 1770 वोट थे, जो बाद में पता चला वो 170 वोट है। और इस दफ़ा 5314 थे, जो ना 314 का पता चला है ना 5000 का पता चला है। तो इस सियासत में मैंने खुद को एक्टिव रखा हुआ है। सियासत में सही है। लोग सियासी जमातों से मिलकर खुद को एक्टिव रखते हैं, मैंने खुद को तन्हा एक्टिव रखा हुआ है, आज़ादाना तौर पर। कोई ये ना कहे कि मैं किसी का मरून मिन्नत हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर साहब मैं आपसे अगला सवाल करूँगा जो कि आपके वालिदैन से मुतल्लिक है कि आपके वालिदैन क्या अभी हयात हैं और आप लोग कुल कितने बहन भाई हैं? देखिए, ये वैसे तो सवाल आपका पहले बनता था, चले अगर आप अब कर रहे हैं तो मैं आप ही जवाब दे देता हूँ कि जब हम लाहौर आए तो इसी वजह से ही आए थे कि 1974 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी। हमारा बड़ा अच्छा ठीक ठाक बिजनेस कारोबार था। मुझे थोड़ा सा याद है, इतना भी नहीं है, क्योंकि 4 साल की उम्र का बच्चा क्या देखता है, क्या समझ सकता है, लेकिन फिर भी जितनी मेरी याददाश्त है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा याद है। लाहौर आए, मैंने आपको कहा मेरे मामू लेकर आए, यहीं ब्रानत रोड पे मैं पढ़ता था, राम गली में, वहीं उनके जो दुकान थी वहाँ काम करता था। वहीं बिल्ला ट्रक्का वाला अमीरुद्दीन अलमरूफ बिल्ला ट्रक्का वाला आता था। वो जो आसिफ ब्रदर्स थे, आसिफ के साथ उसकी क्लोज दोस्ती थी। वो जब वहाँ आते थे तो उन्होंने बड़े खूबसूरत डील डॉल वाले फौजी कटिंग उनकी होती थी। कभी बोस्की का कुर्ता, नीचे सफ़ेद शलवार, कभी बोस्की का कुर्ता, नीचे लाचा, और इंडियन टाइप की चमकीली एक मुकेशन पंपी होती थी वो पहनते थे। और उनके पास एक टांगा होता था ऑफ वाइट का, उस वक्त क्रीम कलर बोलते थे। तो वो वहाँ आते, उनके पास बैठते, कई मरतबा मैंने उनको अपने हाथ से चाय पिलाई है, पानी दिया है। जी, हमारे आखिरी व्लॉग में भी आप ये जिक्र कर चुके हैं, जब हमने एक अपना इससे पहले एक पॉडकास्ट में भी मैंने किया हो जिक्र वो। बिल्कुल ऐसे। तो वो वालिद साहब जब फौत हुए तो तब मैं लाहौर आया, मेरे मामू मुझे यहाँ ले गए, उन्होंने मेरी तरबियत की तो यहाँ आया। और वालदा जो मेरी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भाजी बड़ी डाडी माँ सी साड़ी। तो शादी के बाद भी जो है ना हमारी इतनी जुर्रत नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से घर से बाहर जा सकें या कुछ कर सकें। हम 2 भाई हैं, 5 बहनें हैं, सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं, सब अपने अपने बच्चों में मसरूफ़ हैं। मुझे पाक परवरदिगार ने हर नेमत दे रखी है सिवाय औलाद के, वो उसकी मसलत है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है, इस पर मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला औलाद से भी बहुत जल्द नवाजेगा। आपका आइंदा का लाएअमल क्या है? आइंदा आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखें जी, वक्त का तो किसी को इल्म नहीं होता कि वक्त में इंसान को वो अपने आप को कहाँ देखता है, क्या सोच सकता है। सोच ज़रूर सकता है, वो उसकी सोच अमली जामा कब पहनाती है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वादे, दावे और सोचें ज़िंदगी के दम से होती हैं। तो ज़िंदगी कब किसी के साथ वफा करती है ये कोई नहीं जानता। जैसे अब मैं काफ़ी दिनों से अलील हूँ, तो मैं ये चाह रहा था कि नहीं आप 1-2 दिन निकाल लें, अभी नहीं, लेकिन आज का दिन मुकर्रर था कि पाजी तुसी मेरे को लाना है तो ज़बरदस्ती मेरे को पूछना मैं ज़बरदस्ती तो दस। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ मैं छोड़ भी नहीं सकता था इसकी वजह से कि आज मैं आपको छोड़ दूँ, कल आप कहते जी मेरे को भी टाइम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ ही हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपकी वीलॉगिंग पर। आपने वीलॉगिंग क्यों शुरू की या क्या सोच के शुरू की? देखें, एक तो बात ये थी कि मैं
अपने वक्त का एक पाए का मुकर्रर रहा हूँ, स्कूल में, कॉलेज में और इंतखाबी हलकों में। जब भी यहाँ इलेक्शन होते थे मुझे लोग ले जाते थे तकारीर के लिए, ठीक है। तो मैं वो करता था। हम्म। जो गैप आया जिसमें आपने कहा जी आप नज़र नहीं आए, गायब हो गए, तो उसमें मैंने बोलना छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने, मुझे अक्सर लोग कहते थे यार वो फलाना बंदा टीवी दे चैनल कर रहा है, बड़ा कुछ ये है। मैंने एक दो दफ़ा देखे, जब मैंने वो देखे तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो सारे झूठ बोल रहे हैं, किसी को किसी बात का इल्म नहीं है, उसने उसको पकड़ा है उसको लेके जा रहा है, उसको पकड़ा उसको लेके जा रहा है। असल मैंने ये वीलॉग शुरू किया है अमीर बलाच की बात, जब मुझे दुख हुआ कि यार ये आजकल के नए लड़के या यंग लड़के कत्ल हो रहे हैं, ये यंग लड़के के हाथ, यंग लड़कों के हाथों ने शूटर बनवा कर मरवाया जा रहा है। तो उसके ऊपर मैंने ये आगाज़ किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी यंग जनरेशन जो है ना, मैं जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस चौक चौराहे से या जिस कीचड़ से, दलदल से और नाहमवार गलियों से गुजरा हूँ, कांटों से गुजरा हूँ, खिज़ां के माहौल से गुजरा हूँ, मैं उनको बताऊँ कि ये रास्ते अच्छे नहीं हैं। इस वजह से मैंने शुरू किया। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, और आपके कमेंट सेक्शन पे भी मैं काफ़ी नज़र रखता हूँ, जिसको मैं पढ़ता भी रहता हूँ। आपके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, मैंने अभी तक कोई भी जो आपकी नीश का वीलॉगर है उसको नहीं देखा कि वो उसकी इतनी ग्रिप हो अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसकी वजह क्या है असल? देखिए जी, इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर एक डॉक्टर है तो आप उसको कहें भाजी मज्जा चो लो, वो तो नहीं चो सकता। एक मज्जा चोना को जी तू एनु बोतल ला दे, टीका ला दे, दवाई दे दे, नहीं हो सकता। मैं चूंकि इस फील्ड में रहा हूँ, ये मेरी कम्युनिटी रही है। स्टूडेंट लीडर्स के ऊपर जो लोग वीलॉग्स कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पर कर रहे हैं, ठीक है, उनमें एक दो वाबस्ता हो सकते हैं। अगर आप राना अजीम की बात करें, लेकिन वो नहीं करता, ठीक है, वो स्टूडेंट लीडरशिप में रहा है, वो आतिफ चौधरी के करीब रहा है, ठीक है। अगर आप नसीम कुरैशी की बात करें तो वो जनाब इस वक्त जंग फॉर्म में है, कॉल मिस्टर सीनियर। वो जब कॉलेज में हमारी MSF थी तो उस वक्त वो सेक्रेटरी इतलात था, उसको इल्म हो सकता है। इस तरह इब्राहिम लकी भी रहा है, वो बात कर सकता था। असद बेग भी एक रहा है, वो बात कर सकता था। या अगर हमारे ऊपर अगर कोई बात करना चाहता तो उस दौर में जब मैं प्रेसिडेंट था MSF का, उसमें अरशद इंसारी और रईस इंसारी दो भाई थे। अरशद इंसारी साहब जो हैं वो प्रेस क्लब के काफ़ी मरतबा प्रेसिडेंट हुए, इस बार भी 15-16 दफ़ा वो हुए हैं। जबकि रईस अंसारी साहब मेरा ख्याल है एडमिन हैं उसमें, जियो ग्रुप में वो हैं, या इसार राना साहब हैं, वो करें। या हमें सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करते थे उस दौर में, नवाए वक्त और जंग की बड़ी हैसियत और अहमियत थी, वो थे नईम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा। वो अगर वीलॉगिंग करें, किसी की बात करें, किसी न किसी स्टूडेंट के हवाले से उनको कुछ ना कुछ इल्म होगा, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। और अगर कोई सुनी सुनाई बातों पर करेगा तो वो और बात है। मैं चूंकि कम्युनिटी मेरी रही है, ठीक, मैं उसी चमन का एक नन्ना सा छोटा सा पौधा, गमला, फूल, कली समझ लें, या उसी तालाब की एक मछली समझ लें, या उसी आसमान का एक तारा समझ लें, नहीं समझते। मैं उनमें रहा हूँ, मुझे ज्यादा पता है। उनमें से काफी लोग दुनिया से चले गए हैं, कुछ मर्डर हुए, कुछ पुलिस इनकाउंटर में गए, कोई तबाही मौत गए, नहीं समझते। मैं तो जानता हूँ, अगर कोई बात करेगा तो फिर मुझे दुख होता है, मैं उसकी सलाह के लिए ये सारा करता हूँ कि। और जो अब मैं आजकल असद प्रिंस पे भी कर रहा हूँ, आपको भी मैं लेके गया था साथ। जी, मैं आपके साथ ही था। हाँ जी, आपने देखा सारी सूरत हाल थी। मैंने भी जो डिस्कस किया उनसे, उन्होंने भी किया, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स भी इसीलिए दिया क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा तल्ख भी हो सकता है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा सवाल कि आप पर आज तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं और उनकी नौयत क्या थी, और इसी असना में आप कितनी बार कितने मुकदमात में जेल गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सियासत जो है ना, सियासत जी, इसमें चाहे तुलबा सियासत हो, कौमी सियासत हो, सूबाई सियासत हो, ये
एक हिस्सा रहा है कि आप जो भी लीडर होगा ना, वो उसकी एक टांग जेल में होगी, एक टांग उसकी कब्र में होगी, हम्म, और उसके हाथ पैर बाहर होंगे। हम्म, तो अगर आप कहें कि मुकदमा, कोई मुकदमा सियासी जितने भी होते हैं झूठ होते हैं। ठीक है। अब जैसे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं गली की नुक्कड़ पे बाहर अंडा खा रहा था बैठ के उबला हुआ, हम्म, तो जनाब रेड पड़ गई, क्या हुआ जी, वो जी फलां जगह पे आपने फायरिंग की है। अच्छा। अगर आप मस्जिद में बैठे हैं तो तब भी आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। सियासी मुखालफिन जो ग्रुप होते हैं ना, हम्म, एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात करवाते रहते हैं। हम्म, अब वो जो ग्रुप आपस में एक वक्त में आमने सामने खड़े थे, अब एक साथ जब मिलते हैं तो वो माजी को याद करके वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे से ज्यादती की है। रहा सवाल जेल का, 4-5 मरतबा आया गया हूँगा। हम्म, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप समझेंगे कि झूठ बोल रहा है, अगर मैं ना बताऊं तो आप तब भी कहेंगे झूठ बोल रहा है। नहीं, इस टॉपिक को हम अगले वीलॉग के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले किसी वीलॉग में हम इसका जिक्र मुफस्सल तौर पर करेंगे। और अगला सवाल मैं आपसे इसके साथ ही ये करूँगा कि अब तक आपके जो इस तंजीम में या इस यूनियन में जो भी रफ़क़ा थे या दोस्त थे, अजीज़ अहबाब थे, वो कितने हयात हैं और कितने दुनिया से चले गए हैं, और जो हयात हैं क्या वो अब भी आपके साथ राब्ते में हैं? जी देखें, ये एक फहरिस्त है लंबी। ठीक है। उसमें जो मैंने काउंटिंग की हुई है, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई, उनमें 55 के करीब जो लड़के हमारे साथ के थे, हम्म, वो इनकाउंटर में, हम्म, गैंग वार में हम्म, मारे गए हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें मैं भी हूँ, राना इम्तियाज़ भी है, जावेद इकबाल जेदा सिख भी है, वो कनाडा में है, सफदर जाट साहब भी हैं, हम्म, और भी एक दो दोस्त हैं वो इस तरह के हैं। ठीक। लेकिन बस वक्त था, गुजर गया है। ठीक हो गया। यानी कि काफ़ी दोस्त आपके इस दुनिया से जा भी चुके जी हैं। जी, जो जिंदा हैं वो हम मिलते हैं आपस में, ये नहीं है कि अच्छा। फोन पे राब्ता हो जाता है, सही हो। एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, पुराने वाकयात बातें याद करते हैं, हम्म, कहके लगाते हैं। हम्म, ये नहीं है कि ऐसी बात के नहीं मिलते, वक्त था, हो गया। हाँ, एक दो हैं जो दोस्त जिनसे मैं नहीं मिलता। हम्म, उसकी वजह ये थी कि मैं अरसा दराज से इस खोज में था कि मैं असल बंदे तक पहुंचूं। ठीक है। सो मैं पहुंच गया हूं। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा आपकी शायरी के हवाले से। काफ़ी इंटेंस क्वेश्चन हो गया, तो मैंने कहा चलो ज़रा मूड को थोड़ा सा लाइटर नोट पर लेकर जाएं। आप शायरी भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, कॉलम निगारी भी आप करते रहे हैं। जी जी। ठीक है। और अफसाने कहानियां भी आपने तहरीर की हैं काफ़ी। तो क्या कभी आपको इश्क हुआ है? देखिए जी, अगर आप कॉलम लिखते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए। हम्म, अगर आप शायरी करते हैं तो आपको दर्द होना चाहिए। ठीक है। मसलन आप दवाई उस वक्त लेते हैं, टैबलेट उस वक्त लेते हैं जब दर्द इंतहा को जब कोई पहुंचती तकलीफ है, होती है, हाँ। तो आप वो टैबलेट ले लेते हैं। जी तो जी। ये शायरी जो है ना, हम्म, एक तो खुदादाद सलाहियत है, हम्म, और दूसरी ये है दर्द के बगैर शायरी नहीं हो सकती। ठीक है। इश्क का अंसर कहीं कहीं होता है। समझने वाले समझ गए होंगे कि आगा लोधी साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए उम्र का एक हिस्सा होता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं सारी। मैं आज आपको मुकम्मल मसलन कि जिस तंदही से मैं बातें करता हूँ नहीं कर जी, जी। पा रहा, आपकी वजह से मैं आके बैठा जी, हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का, मैं बखूबी जानता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो उभरते हुए नौजवान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जिन लोगों के जहनों में वो, जैसे इंडियन एक मूवी आई थी राम जाने जैसे कैरेक्टर हैं, बल्लू बलराम जैसे कैरेक्टर हैं, या जो उनकी तकलीद करते हैं, फॉलो करते हैं, अपने मुस्तकबिल को तारीकी में धकेल देते हैं, उन यंग नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, जैसे भी हालात हो ना, जी, वो आपका इम्तहान होते हैं। बिल्कुल। अब मेरे वालिद साहब नहीं थे, 4 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। मैंने अपनी जो पढ़ाई जारी रखी, वो मैंने गोलियां टॉफियां बेच के जारी रखी। वो मैंने लिफाफे बनाकर बेच के जारी रखी। मैं बबंगे दोहल कहूँगा, मुझे इसमें कोई शर्म हया नहीं है, मैंने मेहनत की है।
मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात थी कि कोई ये ना कहे कि इसका बाप नहीं है तो ये पढ़ा नहीं है, कोई ये ना कहे कि इसका बाप नहीं है इसने तरक्की नहीं की। मैं ये चाहता था, मैं कहता था मैं पढ़ूं, पढ़ के कुछ बनकर दिखाऊं। तो आज मैं यंग जनरेशन को यही कहूंगा कि उन सब के वालिदैन उनके सरों पर सलामत हैं। वो सिर्फ ये सोच लें कि हमने ज़िंदगी के जवानी के अयाम जो हैं वो इस तरह मेहनत मुशक्क़त से गुजारने हैं कि एक वक्त आए हम बन कर दिखाएं और वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र हो। क्योंकि हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो इंजीनियर होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो CSP ऑफिसर होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो फौजी जर्नैल होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो राइटर होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो मुल्क का नाम और मकाम रोशन करते हैं, हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो मुल्क के वजीर और सदर बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सर के ऊपर आपके बाप का या किसी का साया नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसको मारें, इसको लेकर आगे चलें तो पाक परवरदिगार आपकी मदद करेगा, आप आगे जा सकते हैं। मैं आज अकेला मुआशरे से लड़ रहा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है, मैं एक दिन आपको ऐवान में भी पहुँच कर दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक हो गया आगा साहब, आपके मैंने जवाबात सुने जो कि कुछ मुख्तसर भी थे, कुछ मुफस्सल भी थे। अच्छा लगा ये जानकर और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपनी अलालत के बाइस मेरे एक कहने पर आप स्टूडियो रूम में आ जाए हैं और आपने मुझे वक्त दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ये आज एक सवाल जवाब की महफिल रही है, इसको इंशाअल्लाह ताला हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं वो भी इसको सुनेंगे, देखेंगे और इसे महसूस भी होंगे और इसमें जो भी अखलाकियात का उनसर है वो भी तलाश करेंगे और उसके बाद जो जो उनको इसमें से सीखने का मौका मिलेगा वो भी सीखेंगे। मकसद मेरा यही था ये सवालात करने का आपसे कि हम कैसे अपनी नौजवान नस्ल को किसी भी आने वाली चीज़ से बचा सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आखिरी अल्फाज के साथ सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि आप आवाम से इजाज़त चाहें, क्योंकि चैनल आपका है। हस्बे रिवायत मैं आप ही को कहूँगा कि वो जो आप अपना एक वो पूरा जुमला बोलते हैं वो बोलिए, वो बहुत अच्छा है। नाज़रीन, अगर मैं तंदुरुस्त होता, मेरी सेहत ठीक होती तो मैं बड़े कड़क इनको जवाब देता। मैं ज़हनी तौर पर हाजिर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे स्टूडियो आए हैं, मुझे इन्होंने कहा है तो इख्तिताम का भी इन्होंने कहा है तो इजाज़त चाहूँगा बिल्कुल उसी तरह कि जाते जाते मेरा आपका इस मुल्क के उन निगहबानों का, उन जानिसारों का, उन सरफरोशों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरी आपकी मुल्क के खुदादाद की इज्जत व वकार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।